नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार पर मंडरा रहे संकट के काले बादलों की। जी हां, मानसून अभी नहीं आया है, लेकिन मानसून के पहले के काले बादल सरकार के आसपास मंडरा रहे हैं। दरअसल वो काले बादल सीधे सीधे उद्धव जी ठाकरे के ऊपर नहीं मंडरा रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार पर मंडरा रहे हैं, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। अब कैसे वो बादल कौन हैं? वो बादल, सबसे पहला बादल तो जो सीबीआई चीफ बन के आए हैं, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर सुबोध जायसवाल हैं। सबसे काले बादल यही हैं, क्योंकि ये जब महाराष्ट्र में नौकरी कर रहे थे, मुंबई पुलिस कमिश्नर बनाए गए थे, उसके बाद महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक बनाए गए, डीजीपी बनाए गए, तब ऐसा माहौल यहाँ क्रिएट किया गया कि वो सुचारू रूप से अपना दायित्व ही निर्वाह नहीं कर पाए, जिससे परेशान होकर के डीजीपी जैसा सर्वोच्च पद पुलिस विभाग का छोड़ करके वो केंद्र सरकार की सेवा में चले गए। कोई भी आईपीएस जब बनता है तो उसकी पहली और अंतिम ख्वाहिश ये होती है कि वो डीजीपी बने। पहली अंतिमा, इससे बीच की सारी ख्वाहिश हो सकती हैं। उसके अगर कोई भी नया आईपीएस बने, उससे आप पूछिए कि आपकी इच्छा क्या है, तो वो ज़रूर हंसते मुस्कुराते कह देगा कि मैं एक दिन इस राज्य का डीजीपी बनना चाहूँगा। तो वो पद पाए वो मूलतः बिहार, अब झारखंड राज्य है, वहाँ के धनबाद जिले के मूल निवासी सुबोध कुमार जायसवाल 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। शुरू से ही तेज तर्रार अधिकारी के रूप में उनकी गिनती होती थी। वो जहां भी रहे हैं, जिस भी पद पर रहे हैं, अक्सर उनका नेताओं से अनबन होता ही रहा है। नेता जिस काम को करना चाहते थे, नेता किस तरह काम लेके पुलिस अफसरों के पास जाते हैं, ये आपको मालूम है। तो यदि काम कानून से हो रहा होता है या हो रहा था तो कर देते थे। अगर जरा सा भी लीक से हटके काम रहा होगा तो कभी नहीं किए हैं, चाहे इससे कितना भी बड़ा नेता नाराज हो या खुश हो। ये सुबोध जायसवाल की स्टाइल रही है। यही कारण रहा है कि वो कभी भी किसी भी क्रीम पोस्ट पर रहकर नौकरी नहीं करने पाए। एटलीस्ट महाराष्ट्र में तो उन्हें यह सौभाग्य नहीं मिला। वो इस तरह से अपनी अनेक इच्छा शक्ति के कारण, अपने अनेक सद्गुणों के कारण वो हमेशा नेताओं से टकराते रहे हैं। वो मेरे निजी तौर पर परिचित हैं, मैं जानता हूं उनके स्वभाव को, और इसी के चलते उन्हें बार बार तबादलों का सामना करना पड़ता रहा है। ये उनका अपना स्वभाव है, जिसका फल, परिणाम, अच्छा परिणाम, बुरा परिणाम वो जीवन भर भुगते हैं या आनंद लिए हैं। तेलगी घोटाला जो आप जानते हैं, तेलगी घोटाला कांड फेमस रहा है। यह इतना बड़ा कांड था कि भारत सरकार को चुनौती देने वाला कांड था, जिसकी जड़ महाराष्ट्र में थी। तेलगी स्टैम्प घोटाले कांड के लिए एसआईटी गठित किया था हाई कोर्ट ने, जिसका जिम्मा यही सुबोध कुमार के ऊपर दिया गया था। इनकी टीम जांच कर रही थी। तेलगी घोटाला कांड में पहली बार कोई पुलिस कमिश्नर स्तर का अधिकारी गिरफ्तार होता है। मुंबई का पुलिस कमिश्नर आर.एस. शर्मा उसमें आरोपी थे, क्योंकि उन्होंने तेलगी को एंटरटेन किया था। उस कांड में पुलिस कांस्टेबल से लेकर के पुलिस कमिश्नर तक की गिरफ्तारी हुई थी। सबसे बड़ा घोटाला था। और उस कांड में आज के महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल और इनके भतीजे समीर भुजबल भी जेल गए थे। अब अनुमान लगाइए कि महाराष्ट्र की तिपहिए वाली सरकार, महाराष्ट्र की रिक्शा सरकार में एक दल है राष्ट्रवादी, दूसरा दल है कांग्रेस, तीसरा शिवसेना। शिवसेना फ्रंट गियर बैठी हुई है, शिवसेना ड्राइविंग सीट पर है, और दोनों तिपहिए सरकार के जो पीछे के पहिए हैं वो एक कांग्रेस, एक राष्ट्रवादी। छगन भुजबल राष्ट्रवादी कांग्रेस के बड़े उच्च कोटि के सोर्स वाले नेता हैं। शरद पवार जी बहुत चाहते हैं। यही छगन भुजबल जी को, जो आज मंत्री हैं, सुबोध कुमार जायसवाल जेल में डाल दिए थे। एक और उस समय कांड हुआ था सुबोध कुमार जायसवाल के पीरियड में ही। ये अपना उस समय का आरोपी तेलगी को मुंबई लाया गया था, तो उसे जेल में रखने के बजाय
एक बड़ी होटल 5 सितारा होटल में रखा गया और उसको वो सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई गई पुलिस की देखरेख में जो 5 स्टार मिलती हैं। वो आनंद भुगत रहा था, तभी जायसवाल जी को कहीं से फ़ोन आया, किसी इन्फॉर्मर का, छापा मारे, वहाँ 10 पुलिस वाले थे, सबको सस्पेंड कर दिए। इतना कठोर कदम उठाए कि उसमें से कई नौकरी से भी चले हाथ धो दिए और इसको उठा के खुद ले गए, जेल में डाल दिए। सुबोध कुमार जायसवाल के कुछ ये वानगी है जो पेश कर रहा हूँ इनके स्वभाव का, और ये सामने से जो मिला है, जो मित्रों के तो अच्छे मित्र हैं लेकिन जो सतता पाला है उससे बढ़िया सतता निभाए हैं। इसी के चलते वो महाराष्ट्र में बहुत अच्छी तरह से नौकरी नहीं करने पाए और केंद्र की सेवा में, रा की सेवा में चले गए थे और लगभग 10 साल तक वो रा की सेवा में रहे। दिल्ली से चूंकि महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी हैं, उन्हें मुंबई आना पड़ा। नियमानुसार मुंबई सीपी बनाए गए। महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख से इनका कभी नहीं जमा। वही अनिल देशमुख जिन्हें 100 करोड़ टारगेट के घोटाला कांड में, कथित घोटाला कांड कह लीजिए, अभी सिद्ध नहीं हुआ है, 100 करोड़ के टारगेट में, सचिन वाजे केस में, जिन्हें मंत्री पद गंवाना पड़ा और आज उनके खिलाफ अनेक आरोप हैं जिसकी सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई जांच से बचने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सारे दरवाजे खटखटा डाले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन, हाई कोर्ट के आदेश पर जो जांच हो रही सीबीआई कर रही है, उस जांच को ये अनिल देशमुख फेस कर रहे हैं। अब अनिल देशमुख जिस सुबोध जायसवाल को इतना तंग किए कि वो महाराष्ट्र की सेवा से निकलकर दिल्ली चले गए, दिल्ली में जाकर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक बन गए और डीजी सम्मानित पद छोड़ के चले गए थे। अब अनिल देशमुख की जांच इनकी सीबीआई करेगी, जो कल तक अनिल देशमुख इन्हें परेशान करते थे। देखिए समय का चक्र देखिए, कल तक अनिल देशमुख इनके बॉस हुआ करते थे, परेशान करते थे, जिससे भाग गए महाराष्ट्र छोड़ के। अब उनकी सीबीआई, उनके अधीनस्थ काम करने वाले लोग अनिल देशमुख की अब कठोर जांच करेंगे, कड़ाई से जांच करेंगे। परिणाम क्या होगा आप अनुमान लगा लीजिए। और इस अब बादल क्यों मंडरा रहा वाली बात जो मैं कर रहा हूँ वो बात यह है कि इनके डीजी बनते ही, सीबीआई चीफ बनते ही महाराष्ट्र की जो तीसरी पहिया, महाराष्ट्र सरकार की तिपहिया की तीसरी पहिया शरद पवार की पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, कई नेताओं में खलबली मच गई है। अनिल देशमुख राष्ट्रवादी कांग्रेस के ही नेता हैं। अब वो जो टारगेट अनिल देशमुख बार वालों से वसूलने का दिए थे सचिन वाजे को, उस टारगेट की राशि की जांच सीबीआई कर रही है, कोर्ट के मार्गदर्शन में कर रही है। तो अब अगर क्या कोई एक मंत्री अपने लिए 100 करोड़ वसूल रहा था या 100 करोड़ वसूल कर जेब में रख रहा था, जब जांच होगी कहीं गलती से नार्को टेस्ट हो गया तो पता नहीं कितने नाम आ जाएंगे। अब भय का वातावरण इसलिए हो रहा है कि कहीं अनिल देशमुख कुछ नाम न खोल दें, कुछ नाम न उजागर कर दें। इससे खलबली मची हुई है। देखिए शरद पवार जी पिछले दिनों अस्वस्थ थे, लेकिन भगवान की कृपा से अब वो स्वस्थ हैं। आज काफ़ी दिन के बाद मुख्यमंत्री आवास वर्षा पर जाकर के वो मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे से मुलाकात करते हैं। राज्य में बहुत सारी परिस्थितियां विपरीत हैं। तूफान आके गया, दूसरा तूफान आने जा रहा है, नज़दीक है, उसका कुछ न कुछ तो प्रभाव महाराष्ट्र में पड़ेगा ही। सामने मानसून है, किसान आंदोलन के मूड में है, किसानों को राहत पहुंचानी है, मराठा आरक्षण का मुद्दा है, मुद्दे बहुत हैं। शरद पवार जी मुख्यमंत्री से क्यों मिले होंगे यह अनुमान लगाना ठीक नहीं है। बहुत सारे मुद्दे हैं। वो मुखिया हैं अपने पार्टी के, सरकार के भी मार्गदर्शक हैं, सरकार में उनकी स्थिति मार्गदर्शक की है, दादा की है, तो वो दादा मतलब वरिष्ठ पूज्य, तो उस तरह से वो उनके मुख्यमंत्री से मिलने गए होंगे, तो मार्गदर्शन के लिए गए होंगे। लेकिन जो चर्चा का तूफान आया है वो पता नहीं क्यों, कहाँ से तूफान उठता है, लेकिन उठ गया है। तूफान ये उठ गया है कि कहीं ये सुबोध जायसवाल को लेकर के, टारगेट की जांच को लेकर के, या जो बहुत सारे चक्कर चले हुए हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, उसको लेकर के तो नहीं चले गए, उसको लेकर के चर्चा करने तो नहीं गए थे। क्यों गए ये तो शरद पवार जी जाने। शरद पवार जी हो सकता है बयान भी दें, लेकिन शरद पवार जी के बारे में कहा जाता है कि जो कहते हैं वो कहते हैं, लेकिन जो करते हैं वो कभी नहीं कहते।
तो शरद पवार जी क्या कर सकते हैं इस पर आज कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन खलबली तो मची है। सुबोध जायसवाल के आने से खलबली तो मची है, क्योंकि सचिन वाजे केस में सचिन वाजे ने एक पत्र और दिया था सीबीआई कोर्ट को, जिसमें लिखा था कि अनिल देशमुख उनसे कह रहे थे कि शरद पवार जी बहुत नाराज हैं तुमसे, और इसके बाद अनिल देशमुख ने कहा मैं पवार जी को मना लूंगा। उन्होंने कुछ पत्रम पुष्पम की चर्चा की कि ये पहुंचा दो, शरद पवार जी को मना लूंगा। तो ये मामला कोर्ट में है कि ये पत्र दिया हुआ है सीबीआई कोर्ट में सचिन बाजे वही है जिसके ऊपर आरोप है कि मुकेश अंबानी के घर के सामने जिलेटिन रखी गई थी, जिसको एनआईए जांच कर रहा है, जिसको आतंकवाद के रूप में देखा जा रहा है। तो उस केस का मुख्य सूत्रधार सचिन देशमुख था, और मनसुख भाई जो जिसकी गाड़ी सचिन वाजे यूज़ कर रहा था, उस हत्याकांड का भी वो आरोपी है। तो जिलेटिन कांड की एनआईए जांच कर रही है, पैसे के लेन देन या पैसे के आरोपों की जांच सीबीआई कर रही है, और पैसा मामला है उस ईडी भी इसमें घुसी हुई है। तो तीन सरकारी एजेंसियां पीछे लगी हुई हैं। इसके अलावा सिंचाई घोटाला है, बहुत सारे घोटाले जो 15 साल पहले सरकार थी कांग्रेस और राष्ट्रवादी के, उससे कई घोटालों की फाइल भी सीबीआई के पास है। तो शरद पवार जी मुख्यमंत्री से क्यों मिलने गए, इस पर कुछ कहना अभी मुश्किल है, लेकिन मिलने जरूर गए, काफ़ी दिनों के बाद मिलने गए हैं। वैसे इसके पहले मिलने जुलने काम सुप्रिया सुले जी किया करती थी। सुप्रिया सुले शरद पवार जी की सुपुत्री हैं और एक अच्छी सांसद हैं, बारामती के सांसद हैं, और संसद में अच्छा भाषण देती हैं। अच्छा संबंध मोदी जी से उनका है, मोदी जी उन्हें बहुत सम्मान की निगाह से देखते हैं। वैसे शरद पवार और मोदी जी का रिश्ता जगजाहिर है, दोनों एक दूसरे के पूरक रूप में जाने जाते हैं। अब एक बात और जो चर्चा में आ रही है वो ये आ रही है कि जिस समय ये सरकार बन रही थी उस समय ही ये तय हुआ था कि 2.5 साल का फार्मूला रहेगा। 2.5 साल मुख्यमंत्री उद्धव जी रहेंगे, 2.5 साल मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी का रहेगा। ये चर्चा है, कोई स्पष्ट अभी कुछ नहीं, इस तरह की चर्चा है। तो कहीं दूसरी चर्चा एक और है कि 2.5 साल का नहीं, 20 महीने का मुख्यमंत्री होगा। 20 महीने शिवसेना का, 20 महीने राष्ट्रवादी का, 20 महीने कांग्रेस का। कांग्रेस का कहना था कि अंतिम 20 महीना कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा। अभी तो ये मुद्दा चल ही रहा है। अब इस बीच शरद पवार जी बीच में काफ़ी नाराज हो गए थे। क्यों नाराज हुए थे शरद पवार जाने या उनके बहुत करीबी जाने, लेकिन ये सही है कि जब उनसे मिलने के लिए शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत गए थे तो शरद पवार जी ने अपनी नाराज़गी राउत से जता दी थी और कहे थे कि उद्धव उनका फ़ोन नहीं उठाते। तो ये बात खुद स्वतः राउत साहब ने मीडिया से बताया था कि शरद पवार जी बहुत प्रसन्न हैं। जब पहले की बात है, महीनों पहले की बात है, लेकिन है तो शरद पवार जी नाराज़ थे। शरद पवार जी नाराज़गी दूर करके उद्धव जी से मिलने गए कि नाराज़गी मन में रख के मिलने गए या कि नाराज़गी जताने गए, ये तो शरद पवार जाने, उद्धव जाने। लेकिन चर्चा का जो तूफान शुरू हो चुका है। चर्चाएं इस तरह की हो रही हैं कि कहीं वो 20 महीने के फार्मूले पर चर्चा करने गए थे, 2.5 साल के फार्मूले पर चर्चा करने गए थे, कि बंद कोठरी की चर्चा बंद कोठरी में रहेगी। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ तो ऐसा है जिसे ऑल इज़ वेल नहीं कहा जा सकता। महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार में ऑल इज़ वेल है ऐसा कहा जाना अभी कठिन लग रहा है, क्योंकि उद्धव जी ठाकरे आंख बंद करके अब किसी का आदेश नहीं मानते। उद्धव जी ठाकरे शिवसेना के एक ऐसे नेता हैं जिनके आदेश पर शिवसैनिक मर कटने को तैयार रहते हैं, जान देने को तैयार रहते हैं। तो शिवसेना प्रमुख के नाते भी उनका सम्मान है, और वो किसी का आदेश सुनने के आदि कभी नहीं थे। वो आदेश देते थे, उनकी पार्टी आदेश मानती थी। यह ठाकरे परिवार ऐसा है कि कभी किसी का नहीं सुना है, ये सच्चाई है। वो खुद सुनाता रहा है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे चाहते तो खुद मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि रिमोट मेरे हाथ में रहेगा। मुख्यमंत्री उन्होंने मनोहर जोशी को बनाया, खुद मुख्यमंत्री नहीं बने। लेकिन अब ये मुख्यमंत्री बने हैं, वो भी अपने मुख्य प्रवक्ता राउत के चाणक्य के कहने पर बने, या पार्टी नेताओं की मांग पर बने, या पार्टी के अंदर जो कलह मचने की संभावना थी वो दूर करने के लिए बने, ये तो बात की बात है। लेकिन मुख्यमंत्री बने, अच्छी सरकार चला रहे हैं, लेकिन अल्पमत की सरकार माने उनकी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत अकेले किसी पार्टी का नहीं है। तीनों को मिला करके बहुमत है। तीनों पार्टियों की विचारधारा अलग अलग है, इसलिए अलग अलग विचारधारा के कारण संकट मंडराता दिख रहा है। अब देखिए, ये काला बादल पानी बरसाता है या ऊपर ऊपर उड़ जाता है, इस समय बताएगा।
फिलहाल मित्रों इस मुद्दे पर इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।